मार्च 2022 के करंट अफेयर्स का पहले से 20-20 प्रश्नों के 2 वीडियो और 40 प्रश्न के 20-20 प्रश्नों के 3 वीडियोज माफ़ कीजिएगा और 40 प्रश्नों के 1 वीडियोज को आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। अब तक कुल 100 प्रश्नों को कवर किया जा चुका है। अभी आज हम बाकी के 200 प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक के बीच से प्रश्न होंगे। मार्च 2022 में यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन नेपाल और चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान। सही उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स सुविधा के माध्यम से अमेरिका द्वारा दुनिया भर में दान की गई कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। फाइजर वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक की नवीनतम खेप के साथ अमेरिका ने बांग्लादेश को कुल 61 मिलियन वैक्सीन खुराक दान की है। ठीक है, अमेरिका ने बांग्लादेश को कुल 61 मिलियन वैक्सीन खुराक दान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की एटीपी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? पहला ऑप्शन है राफेल नडाल, दूसरा है नोवाक जोकोविच, तीसरा है एंडी मर्रे और चौथा ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव। सही उत्तर क्या होगा? डेनियल मेदवेदेव। रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव और ये एटीपी रैंकिंग में सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिए हैं। जोकोविच के 8,465 अंक और मेदवेदेव के 8,115 अंक बनाने के बाद यह शीर्ष पर काबिज हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को किस देश ने तबाह कर दिया? पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है उत्तर कोरिया और चौथा ऑप्शन है रूस। तो आप जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और ये मारिया जो है वह विमान यूक्रेन का था और इसे रूस ने तबाह कर दिया। तो सही उत्तर क्या होगा? रूस। पूर्व के वीडियो में भी इस प्रश्न को हम कवर किए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 304 यानी प्रश्न संख्या 4 इस वीडियो का। हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से मनाया गया? ठीक है, हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से मनाया गया? तो जो जन औषधि दिवस 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया गया और इस साल जन औषधि दिवस का विषय था जन औषधि जन उपयोगी। इसका थीम क्या था? जन औषधि जन उपयोगी। और 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ा करके 10,500 करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? मार्च 2025 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? 1 मार्च से। आप जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक महिला दिवस सप्ताह के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सन्नी रामाधीन का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है स्नूकर, दूसरा ऑप्शन हॉकी, तीसरा ऑप्शन क्रिकेट, चौथा ऑप्शन बैडमिंटन। सन्नी रामाधीन क्रिकेट के खिलाड़ी थे जो वेस्ट इंडीज के थे। वेस्ट इंडीज के महान स्पिन गेंदबाज सन्नी रामाधीन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में शुरू किया प्ले पास सब्सक्रिप्शन को शुरू किया है? ठीक है, किस कंपनी ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन को शुरू किया है? पहला ऑप्शन है मेटा, दूसरा ऑप्शन है ट्विटर, तीसरा ऑप्शन है अमेजन और चौथा ऑप्शन है गूगल। सही उत्तर क्या होगा? गूगल। गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा
शुरू करने की घोषणा की है, जो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करेगी। प्रश्न संख्या 9 है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? यह बीपीएससी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हर वर्ष पूछे जा रहे हैं और हर तरह के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है लोकपाल ऐप, दूसरा ऐप है पंचायत ऐप, तीसरा ऑप्शन है शक्ति ऐप और चौथा ऑप्शन है मदद ऐप। सही उत्तर क्या होगा? लोकपाल ऐप। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है और जवाबदेही और पारदर्शिता में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के परिजनों के लिए संशोधित मुआवजा कितना तय किया गया है? मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के लिए पहला ऑप्शन है 1 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन 2 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन 3 लाख रुपए और चौथा ऑप्शन 4 लाख रुपए। सही उत्तर क्या होगा? 2 लाख रुपए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में पीड़ितों को मुआवजा योजना अधिसूचित की और यह 1 अप्रैल 2022 से लागू है। इस योजना के अनुसार 1 अप्रैल से मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के परिजनों को पूर्व में 25,000 रुपये की राशि मिलती थी, जिसे बढ़ा करके अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और हिट एंड रन मामले में गंभीर रूप से जो घायल व्यक्ति हैं उनको पहले 12,500 रुपया गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को, अब इसे 50,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन 4 पंजाब। सही उत्तर क्या होगा? सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ होगा? सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला भारत की शिल्पियों की हस्तकला का 15 दिन चलने वाला मेला लोगों को ग्रामीण माहौल और ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। ठीक है। और यह फरीदाबाद शहर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? फरीदाबाद शहर में। अगला प्रश्न है कि भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्न में कौन सा पदक जीत लिया है? तो सबसे पहले प्रश्न देखिएगा कि सौरभ चौधरी क्या है? यह निशानेबाज हैं और ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। नाम क्या है? मुकेश चौधरी, माफ कीजिएगा, सॉरी, सौरभ चौधरी। भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF का फुल फॉर्म क्या है आप देख लीजिए, विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता चौधरी ने काहिरा में जारी वर्ल्ड कप के स्वर्ण पदक के मुकाबले में जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को पछाड़ दिया है। किसको? जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को। और रूस के अर्टेम चेरनोसोव ने कांस्य पदक जीता है। सौरभ चौधरी को क्या गोल्ड मेडल मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। अगला प्रश्न है, पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है? तो आप जानते हैं कि पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को अपना IPL 2022 के लिए कप्तान के रूप में चुना है। अगला प्रश्न, भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? भारत पे के किस सह संस्थापक, दैट मीन्स को फाउंडर और MD। पहला ऑप्शन है विवेक अग्निहोत्री, दूसरा ऑप्शन है अश्नीर ग्रोवर, तीसरा ऑप्शन है राहुल सचदेवा और चौथा ऑप्शन है मोहन सेठ। सही उत्तर क्या होगा? अश्नीर ग्रोवर।
अनिल ग्रोवर भारत पे के सह संस्थापक और एमडी थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि भारत पे ने यह आरोप लगाया कि सह संस्थापक जो अनिल ग्रोवर हैं वह अपने परिवार और संबंधियों ने उनके परिवार और उनके संबंधियों ने कंपनी के कोष जो था उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया और इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न है यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? पहला ऑप्शन है क्रीमिया, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा यूक्रेन। तो यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को यूरोपीय संसद ने यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपील को मान लिया है और यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया है? सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया है? 2 मार्च, 1 मार्च, 28 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 2 मार्च। हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च। 1 मार्च सही उत्तर है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में खेले जाएंगे? 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में खेले जाएंगे? ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 है इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 है वियतनाम और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? वियतनाम। कह रहा है कि 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित होंगे और यह कार्यक्रम मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया। इस खेल में लगभग 40 खेल होंगे और 10,000 प्रतिभागी लगभग शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर दीपक धर को बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुना गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रोफेसर दीपक धर को बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुना गया है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन 1 है रसायन, ऑप्शन 2 है भौतिकी, ऑप्शन 3 है जीव विज्ञान और ऑप्शन 4 है रोबोटिक्स। सही उत्तर क्या होगा? यह भौतिकी से संबंधित है। भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर को बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा और यह बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। कौन? प्रोफेसर दीपक धर। यह IUPAP इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकीय भौतिकी पर आयोग सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 साल में एक बार यह पदक प्रदान करता है। IUPAP क्या करता है? 3 साल में बोल्ट्जमान पदक एक बार प्रदान करता है और इस पदक की प्रस्तुति कब होगी? टोक्यो में होने वाले स्टेट फिज सम्मेलन के दौरान किया जाएगा। यह अगस्त में आयोजित किया जाएगा स्टेट फिज सम्मेलन टोक्यो में और यह पदक 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है, भारत के प्रोफेसर दीपक धर को और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जेल होफील्ड को भी ये पदक संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस और चौथा अमेरिका। कह रहा है कि किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा? सही उत्तर क्या होगा? चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ वायुसेनाभ्यास वायु शक्ति शुरू करेगी? भारतीय वायुसेना कहाँ वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति शुरू करेगी? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा लद्दाख, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान। इंडियन एयरफोर्स 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में
पोखरण रेंज में होने वाले वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति का संचालन करेगी। चूँकि हम अप्रैल में पढ़ रहे हैं, 1 महीना पुराना हो चुका है, तो इसलिए यह वायु शक्ति अभ्यास संपन्न हो चुका है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के कुल 148 विमानों के द्वारा भाग लिया गया। और इस वायुसेना अभ्यास में राफेल विमान पहली बार शामिल होगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? पहला ऑप्शन है फ़ोनपे, दूसरा ऑप्शन है पेटीएम, तीसरा ऑप्शन है गूगल पे और चौथा ऑप्शन है भारत पे। इसका सही उत्तर क्या होगा? पेटीएम। पेटीएम ऐप के जरिए अब यात्री रेलवे स्टेशन से जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने भारतीय रेलवे के टिकट प्रोवाइडर IRCTC के साथ साझेदारी की है। ठीक है, जो स्टेशन पर ATVM ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगे होते हैं, उसमें आप पेटीएम QR कोड को स्कैन करके और टिकट को बुक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है असम। सही उत्तर क्या होगा? असम। असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 अप्सा को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 को अपने नाम किया है? प्रो कबड्डी लीग सीजन 8। पहला ऑप्शन है दबंग दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पटना पायरेट्स, तीसरा है यू मुंबा और चौथा ऑप्शन बेंगलुरु बुल्स। सही उत्तर क्या होगा? दबंग दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराया। दबंग दिल्ली ने 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को हराया है। ठीक है, और पवन सहरावत को 24 मैचों में उनके 304 रेड पॉइंट के लिए रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता को 3 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का फाइनल कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में। विजेता कौन हुआ? दबंग दिल्ली। उपविजेता पटना पायरेट्स। विजेता की इनामी राशि 3 करोड़ रुपए। और रेडर ऑफ द सीजन कौन बने? पवन सहरावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? पहला ऑप्शन है चौथे स्थान, दूसरा है दूसरे स्थान, तीसरा है तीसरे स्थान और चौथा ऑप्शन है पहले स्थान। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर तीसरे स्थान। ठीक है, नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 के विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। और भारत में आपको हाल ही में किसने नेक्स्ट जनरेशन गोज-T मौसम उपग्रह लॉन्च किया है? CNSA, SpaceX, इसरो और नासा। सही उत्तर क्या होगा? नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से 4 अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रहों की एक श्रृंखला में तीसरे जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट GOES, G फॉर जियो स्टेशनरी, O फॉर ऑपरेशनल, E फॉर इन्वायरमेंटल और S फॉर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
और जब यह भू स्थिर कक्षा में स्थापित हो जाएगा तो गोज टी का नाम बदलकर गोज 18 कर दिया जाएगा। विश्व बैंक ने किस देश के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एनजीओ को $1 अरब फंड देने की घोषणा की गई? ध्यान रखिएगा, यहाँ विश्व बैंक कह रहा है, तो विश्व बैंक ने किस देश के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एनजीओ को $1 अरब का फंड देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है रोमेनिया और चौथा है इराक। सही उत्तर क्या होगा? अफगानिस्तान। आप गलती से रूस यूक्रेन विवाद को समझ करके यूक्रेन उत्तर न चुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर विश्व बैंक की बात हो रही है और विश्व बैंक अपने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एनजीओ के माध्यम से $1 अरब का फंड अफगानिस्तान को देने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने चीन, अफगानिस्तान, यूक्रेन और रूस में से सही उत्तर क्या होगा? रूस। यूक्रेन और रूस के जो संघर्ष चल रहे हैं उसके वजह से अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। विश्व वन्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से पहले का नाम क्या है? ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से पहले का नाम क्या है? ऑप्शन 1 है INS कोची, ऑप्शन 2 है INS विशाखापट्टनम, ऑप्शन 3 है INS रुद्र और चौथा ऑप्शन है INS प्रबल। सही उत्तर होगा INS विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विध्वंसक INS विशाखापट्टनम को समर्पित किया। इसका नाम सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से भारत का पहला है। इसे भारतीय नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए कितने देशों ने मंजूरी दी है? ऑप्शन 1 है 101, ऑप्शन 2 145, ऑप्शन 3 165, ऑप्शन 4 175। सही उत्तर होगा 175। एक सबसे बड़े बहुपक्षीय पर्यावरण सौदे में 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण संकट को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्लास्टिक संधि नामक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर सहमति व्यक्त की है। केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बैठक में पहली संधि पर प्रस्ताव पारित किया गया है। पहली संधि क्या है? 1950 के दशक में प्लास्टिक युग के बढ़ने के बाद से उत्पादित 9 बिलियन टन प्लास्टिक से सीधे निपटने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुड़की जल सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? पहला उत्तर है अशोक गहलोत, दूसरा है गजेंद्र सिंह शेखावत, तीसरा है रमेश पोखरियाल और चौथा ऑप्शन है अमित शाह। सही उत्तर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। रुड़की जल सम्मेलन 2022 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन 2 मार्च 2022 को किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 1.54 लाख, ऑप्शन 2 2.54 लाख, ऑप्शन 3 3.54 लाख, ऑप्शन 4 4.54 लाख। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? 1.54 लाख। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या 1,53,827 है। इससे पहले लैंसेट द्वारा दावा किया गया था कि भारत में 19 लाख बच्चों ने अपने माता पिता या देखभाल करने वाले को कोविड-19 के कारण खो दिया है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि निष्कर्षों का जमीनी वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। सही उत्तर 4 मार्च होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में जयप्रकाश चौकसे का निधन हुआ है, वे कौन थे? पहला ऑप्शन है फिल्म निर्देशक, दूसरा ऑप्शन फिल्म निर्माता, तीसरा ऑप्शन फिल्म समीक्षक और चौथा है हास्य कलाकार। तो सही उत्तर होगा फिल्म समीक्षक। जयप्रकाश चौकसे क्या थे? फिल्म समीक्षक थे, जिनका कि 82 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सतत विकास सूचकांक 2021, ऑप्शन 1 है 111वें, ऑप्शन 2 है 119वें, ऑप्शन 3 है 120वें और ऑप्शन 4 है 121वें। सही उत्तर क्या है? 120वें। सतत विकास रिपोर्ट 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को 120वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में देशों को 100 में से अंक के आधार पर स्थान दिया जाता है और भारत का स्कोर 60.07 है। पिछले साल भारत की रैंक 117 थी। इस साल भारत 3 अंकों की गिरावट के साथ 120वें अंक पर है, इस 120वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड। पहले स्थान पर सतत विकास सूचकांक में पहले स्थान पर फिनलैंड है। भारत का स्थान 120वां है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल की खोज की गई है? किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल की खोज की गई? पहला ऑप्शन IIT कानपुर, दूसरा IIT रुड़की, तीसरा ऑप्शन IIT मंडी और चौथा ऑप्शन IIT मद्रास। सही उत्तर क्या है? IIT कानपुर। IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है, जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। जो फसल हैं, तो फसल में बैक्टीरिया या फंगस से जो बीमारी होते हैं, उनसे बचाने के लिए हम लोग रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया है, वह उन कीटनाशकों का विकल्प के रूप पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में किस स्थान पर 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? 11,71,000 दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। कहाँ पर? उज्जैन में। ध्यान रखिएगा, उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और उस दौरान कौन थे? शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें यह प्रमाण पत्र दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हेरथ महोत्सव मनाया गया? ऑप्शन 1 है लद्दाख, ऑप्शन 2 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन 4 है उत्तराखंड। सही उत्तर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। हेरथ या हरा शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान शिव और देवी उमा की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। 2022 हेरथ महोत्सव 28 फरवरी 2022 को मनाया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 कहाँ आयोजित की गई? भारत और अमेरिका की, पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा शिमला और चौथा देहरादून। सही उत्तर है आगरा। भारत और अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, UAE, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर क्या होगा? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य के होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा? ऑप्शन 1 है सिक्किम, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 नागालैंड, ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश।
सही उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा। अरुणाचल प्रदेश का होलोंगी हवाई अड्डा 15 अगस्त से चालू होने की उम्मीद है। होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राज्य की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। यह ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व भी है और नामदफा नेशनल पार्क भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेट एयरवेज का सीईओ किसे बनाया गया है? जेट एयरवेज का सीईओ किसे बनाया गया है? ऑप्शन 1 अक्षय मित्तल, ऑप्शन 2 संजय कपूर, ऑप्शन 3 दीपक चटर्जी और ऑप्शन 4 कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? संजीव कपूर। प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के मैनेजमेंट में एक नई एंट्री हुई है और यह कौन है? एयरलाइन ने संजीव कपूर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। कपूर पहले क्या थे? ओबेरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने स्पाइस जेट, गो एयर तथा विस्तारा में भी कई पदों पर काम किया है। एयरलाइन ने कहा कि कपूर जेट एयरवेज के साथ 4 अप्रैल से काम शुरू करेंगे, जो कि अब 4 अप्रैल बीत चुका है और वे अपना काम शुरू कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? स्वदेश दर्शन पुरस्कार किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन 1 पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन 2 विदेश मंत्रालय, ऑप्शन 3 गृह मंत्रालय, ऑप्शन 4 शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर क्या होगा? पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न उल्लेखनीय प्रयासों को स्वीकार करने के लिए विभिन्न पुरस्कार शुरू किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी गई है? भारत का वह कौन सा बैंक है जो रूस के प्रतिबंधित संस्थान हैं उनको बैंकिंग माध्यम से भुगतान नहीं कर होगा? यह कौन बैंक रोक लगाई है? HDFC, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल और ICICI बैंक। सही उत्तर क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक। निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? रोहित शर्मा, हनुमा विहारी, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। सही उत्तर क्या होगा? विराट कोहली। विराट कोहली भारत के 12वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 टेस्ट या उससे अधिक टेस्ट मैच खेले हैं। सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने का भारत की ओर से रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के नाम, जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा। ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? राजस्थान। सही उत्तर होगा राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जबकि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऊँटों की संख्या लगातार कम हो रही है और नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में आधिकारिक रूप से अब एक भी ऊँट नहीं बचा है। ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है और थार रेगिस्तान वाले राजस्थान को ऊँट का घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, डुगोंग के लिए पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय। यह भारत को डुगोंग संरक्षण के संबंध में दक्षिण एशिया उप क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। डुगोंग क्या करते हैं? समुद्री घास खाते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का निधन हुआ। अब ये किस देश से संबंधित है? सही उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हुआ। वह किस देश से संबंधित है? शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। टेस्ट क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन के धरन के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना उप प्रबंधक नियुक्त किया है? प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है स्टेट बैंक ने। रजनीश कुमार को, नितिन चुग को, अक्षय विधानी को और राजन गुप्ते को। सही उत्तर क्या होगा? नितिन चुग को। भारतीय स्टेट बैंक ने नितिन चुग को मार्च 6 को 3 साल के कार्यकाल के लिए, याद रखिएगा, 3 साल के कार्यकाल के लिए अपना DMD और डिजिटल बैंकिंग वर्टिकल का प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है? भारत और किस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन 1 मलेशिया, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 स्वीडन और चौथा ऑप्शन है नीदरलैंड। सही उत्तर है नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए विदेश मंत्रालय में सचिव श्री संजय वर्मा और भारत में नीदरलैंड के राजदूत श्री मार्टन वैन डेन वर्ग ने 2 मार्च 2022 को एक संयुक्त लोगो जारी किया। इसमें कौन कौन विदेश मंत्रालय के सचिव कौन? भारत के श्री संजय वर्मा और भारत में नीदरलैंड के राजदूत कौन है? श्री मार्टिन वैन डेनबर्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक अपने नाम किया है? पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा है रजत, तीसरा है कांस्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। याद कीजिएगा, पहले प्रश्न हम पूछ चुके हैं कि सौरभ चौधरी ISS विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक। और ISS विश्व कप में श्री निवेथा जो है वो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक ही जीती हैं। तो भारत की श्री निवेथा, ईशा सिंह और रुचिता विनरकर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और इस जीत के साथ ही अगर पूरा बताया जाए तो इस ISSF विश्व कप में भारत पदक तालिका में 7 पदकों के साथ सर्वोच्च पर रहा। हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हुआ है? प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है नाम दे करके कि इनका हाल ही में इनका निधन हुआ है, यह क्या थे? ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, पूर्व भारतीय सेना प्रमुख। और ऑप्शन है SF रोड्रिक्स और दूसरा ऑप्शन है खुशवंत। सही उत्तर क्या होगा? SF रोड्रिक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है? ऑप्शन 1 है अमित शाह, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा रमेश पोखरियाल और चौथा ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। सही उत्तर क्या होगा? भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी किया है। प्रश्न संख्या अगला है, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर होगा 4 मार्च। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। हाल ही में किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 आलिया भट्ट, ऑप्शन 2 करीना कपूर खान, तीसरा ऑप्शन विद्या बालन और ऑप्शन 4 सोनाक्षी सिन्हा। सही उत्तर क्या होगा? विद्या बालन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और
वह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में किसे जोड़ा गया है? रूस, UAE, यूक्रेन, इजराइल। सही उत्तर क्या होगा? UAE। पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। यह बढ़ी हुई निगरानी वाले 23 देशों की सूची है, जिनमें मध्य पूर्व के साथ ही जॉर्डन, सीरिया और यमन शामिल है। UAE ने हाल ही में एक कॉरपोरेट रजिस्ट्री की स्थापना की है और अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौतों पर हस्ताक्षर की है। और हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, वो पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इस ऑप्शन एक है रुद्र, दूसरा ऑप्शन है रक्षक, तीसरा ऑप्शन है कवच और चौथा ऑप्शन है प्रहरी। सही उत्तर क्या होगा? कवच। कवच स्वदेश में विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और इसका हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे पर परीक्षण किया गया था। SCR साउथ सेंट्रल रेलवे पर परीक्षण किया गया था और यह सिस्टम 2022-23 में 2000 किलोमीटर पर पूर्ण रूप से रोल आउट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है बजट के में। इसे ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। इसका नाम बदलकर कवच कर दिया गया है। इसमें एक ही पटरी पर दो गाड़ियां आमने सामने से भी आएंगी तो ये उस टक्कर को रोकने का काम करेगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश को कितने करोड़ रुपए की कमाई कराई है? तो ऑप्शन एक है 6,800 करोड़, ऑप्शन दो है 7,800 करोड़, ऑप्शन तीन है 8,800 करोड़ और ऑप्शन चार है 5,800 करोड़। सही उत्तर क्या होगा? 6,800 करोड़। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यूट्यूब क्रिएटर्स ने वीडियो बनाकर 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6,800 करोड़ का रुपए का योगदान दिया है। और ख़ास बात यह है कि यूट्यूबर्स ने 6,83,900 फुल टाइम नौकरियों के बराबर भी GDP को मजबूत किया है। कितने? 6,83,900 यानी कि लगभग 6,84,000 फुल टाइम नौकरियों के बराबर GDP को मजबूत किया है।